फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो अपनी लाइफ स्पैन में कभी ना कभी फ्लावरिंग करते हैं, एटलीस्ट एक टाइम तो फ्लावरिंग करेंगे। और बाम्बू ऐसा प्लांट है जो अपनी पूरी लाइफ स्पैन में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। तो बाम्बू की एज होती है, लाइफ स्पैन होता है 50 to 100 ईयर्स, और 50 to 100 ईयर्स में मतलब वो पूरे 50 ईयर्स में एक ही बार फ्लावरिंग करता है। ओके, तो एक ही बार वंस इन अ लाइफ टाइम फ्लावरिंग होती है बाम्बू। तो ऐसे प्लांट्स को, फ्लावरिंग प्लांट्स को हम बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया, और सबसे छोटा फ्लावर भी वॉल्फिया का ही होता है। वॉल्फिया बहुत ही छोटा है, सेवरल मिलीमीटर साइज का होता है। किसी का माइक ऑन है बेटा? ये ध्यान रखिए बेटा कि आपके एंटर होने के बाद में आप प्लीज आपका माइक बंद कर दीजिएगा याद से। ओके, और कोशिश कीजिएगा कि ऐसी जगह पर बैठे आप कि आप वहां से पूरा फोकस कर पाए पढ़ाई की तरफ। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है वॉल्फिया प्लांट, और वॉल्फिया के फ्लावर भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं। प्लांट यहाँ पर बहुत छोटा है, मिलीमीटर साइज में है, बहुत ही छोटा, और इसमें फ्लावर भी आते हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट लेके आए हैं। इसके फ्लावर, वॉल्फिया के फ्लावर माइक्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब इसके फ्लावर को देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। प्लांट ही सेवरल मिलीमीटर का होता है। ओके, उसके ऊपर फ्लावर जो है वो माइक्रोमीटर के होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वॉल्फिया से लेकर तो हंड्रेड्स ऑफ मीटर तक ग्रो करने वाले यूकेलिप्टस प्लांट तक इनमें आते हैं एंजियोस्पर्म में। ओके, टॉल एंजियोस्पर्म, ओके, वॉल्फिया, ये इसकी साइज होती है, साइज इन मिलीमीटर, वॉल्फिया प्लांट की मिलीमीटर, सेवरल मिलीमीटर। और टॉल एंजियोस्पर्म का एग्जांपल है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस प्लांट की जो साइज होती है, मतलब टॉल होता है, सेवरल मीटर, अबाउट मोर देन 100 मीटर या इक्वल टू 100 मीटर के आसपास इसकी हो सकता है। अगेन किसी का माइक ऑन रह गया बेटा, प्लीज। सृष्टि बेटा आपका माइक ऑन है, मैं यहाँ से बंद कर रहा हूँ, बट आप ध्यान रखिए बेटा। ओके, तो यहाँ पर मिलीमीटर साइज के भी प्लांट है एंजियोस्पर्म में, और 100 मीटर तक ग्रो करने वाले भी प्लांट्स। ओके, लेकिन सबसे बड़े प्लांट्स में हमने जिम्नोस्पर्म में पढ़ा था रेडवुड सिक्वोइया। ओके, वो 300 मीटर टू 3000 मीटर तक ग्रो कर सकता है। वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट रेडवुड सिक्वोइया, जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, तो जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें रूट, स्टेम, लीव्स प्रॉपर आती हैं। ओके, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स है, वेसल्स भी बराबर आती है, और सबसे डेवलप जाइलम एंड फ्लोएम वेसल्स मिलती है एंजियोस्पर्म में। ओके, angiosperm have developed xylem and phloem vessels. Developed xylem vessels and phloem vessels. सबसे पहली बार xylem and phloem vessels आती है जिम्नोस्पर्म में। ओके, और टेरिडोफाइट में xylem and phloem के अदर कंपोनेंट आते हैं, वेसल्स नहीं आती। सबसे पहले वास्कुलर प्लांट थे टेरिडोफाइट,
लेकिन उनमें वेसल्स, जाइलम वेसल फ्लोएम वेसल्स नहीं है, उनमें जाइलम फ्लोएम के अदर कंपोनेंट है। ओके, तो जाइलम वेसल फ्लोएम वेसल पहली बार जिम्नोस्पर्म में आती है और उससे भी अच्छी डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम वेसल मिलती है एंजियोस्पर्म में। तो सबसे अच्छी डेवलप्ड जाइलम एंड फ्लोएम वेसल मिलती है एंजियोस्पर्म में, ये आपको ध्यान रखना। एंजियोस्पर्म को हम 2 क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं। Angiosperms are classified into 2 major classes, monocotyledony and dicotyledony class. Okay, monocotyledony class and dicotyledony class. इनके members को mainly monocot plants and dicot plants जनरली कहते हैं। monocot plants and dicot plants. Okay, monocot and dicot. Okay, ये प्लांट्स एंजियोस्पर्म के अंडर में 2 बड़ी कैटेगरी में आते हैं, 2 क्लासेस में आते हैं। मोनोकोटाइलेडनी, याद रखना, कोटाइलेडन, कोटाइलेडन ये एम्ब्रियो का पार्ट होता है। कोटाइलेडन एम्ब्रियोनल पार्ट है। कुछ लोग इसको कोटिलेडन प्रोनाउंस करते हैं, जिसके कारण कंफ्यूजन हो जाता है। ओके, है ना, कुछ लोग जैसे वहां पर इसको प्रोनाउंस करते हैं कोटिलेडन। कोटिलेडन से डिफरेंस आ जाता है। जैसे आप कोटिलेडन तो फिर इसको बोलोगे डाइकोट, डाइकोट और मोनोकोट। कोट, कोट का मतलब होता है एक्सटर्नल कवरिंग, तो सीड कोट मतलब सीड का कवरिंग। सीड नेकेड नहीं होता है। यस बेटा, सीड कवर्ड होता है ना, कोट में नेकेड थोड़ी ना होता है। बेटा वो जिम्नोस्पर्म में हमने कहा था नेकेड सीडेड, वो इसलिए कहा था क्योंकि ओवरी नहीं थी वहां पर, फूड से कवर्ड नहीं रहता, वो ओवरी से ओव्यूल कवर्ड नहीं रहता, और फिर फर्टिलाइजेशन के बाद में फ्रूट के अंदर सीड नहीं मिलती, इसलिए अनकवर्ड कहा था। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास में सीड कोट नहीं है। जिम्नोस्पर्म की सीड में भी सीड कोट मिलता है, कवरिंग मिलता है। ओके, नेकेड सीडेड का मतलब है कि सीड को बाहर से कोई कवर नहीं कर रहा है। बाहर से मतलब फ्रूट, फ्रूट के अंदर नहीं है, ओवरी के अंदर नहीं है वहां पर। ओके बेटा, ऐसा हाँ, तो वहां पर भी सीड कोड मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है कि हमने उसको सीड कोड के बेसिस पर नेकेड नहीं कहा था वहां पर जिम्नोस्पर्म्स में। जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल ओवरी के अंदर नहीं है, इसलिए सीड फ्रूट के अंदर नहीं बनेगा। ओके, यहाँ पर ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, इसलिए फर्टिलाइजेशन के बाद में ओवरी की वॉल से फ्रूट की वॉल या फ्रूट बनेगा, और उस फ्रूट के अंदर ओव्यूल से फिर सीड बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर कवर्ड है। लेकिन कोट तो जिम्नोस्पर्म की सीड में भी सीड का कोट होगा, वो सीड का पार्ट है। सीड को कोई दूसरा स्ट्रक्चर कवर नहीं कर रहा है, दूसरा ऑर्गन कवर नहीं कर रहा है जिम्नोस्पर्म में। यहाँ पर दूसरा ऑर्गन कवर करेगा। मे बी हम फ्रूट्स खाते हैं तो फ्रूट्स के अंदर सीड्स निकलती है, तो फ्रूट के अंदर सीड है इसलिए हम बोलेंगे सीड कवर्ड है, ऐसा हो। तो सीड कोट, सीड कोट मतलब सीड का कवरिंग। टेस्टा और टैगमन के बारे में पढ़ेंगे हम जब प्लांट मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, तब सीड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, और सीड के बाहर की जो कवरिंग होते हैं उनको हम टेस्टा और टैगमन कहते हैं। अगर सिंगल हो तो टेस्टा, 2 है तो टेस्टा, एक को बाहर वाले को और अंदर वाले को टैगमन, तो टेस्टा एंड टैगमन। इस तरह से हम 2 कवरिंग पढ़ते हैं। तो सीड कोट का मतलब है सीड कवरिंग। व्हाइल कोटाइलेडन ये सीड का अंदर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट नहीं है सीड का। सीड कोट बाहर वाला पार्ट है, कवरिंग वाला। व्हाइल कोटाइलेडन ये सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उस एम्ब्रियो का पार्ट होता है। कोटाइलेडन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ एन एम्ब्रियो, ठीक है, जो सीड के अंदर रहेगा। सीड के अंदर रहने वाला एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो के 3 पार्ट होते हैं,
हाइपोकोटाइल, इपिकोटाइल एंड कोटाइलेडन। कोटाइलेडन के ऊपर वाला पार्ट इपिकोटाइल, कोटाइलेडन के नीचे वाला पार्ट हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल से प्लूम्यूल बनता है और प्लूम्यूल से स्टेम बनता है, ऐसा हम पढ़ेंगे प्लांट मॉर्फोलॉजी में, ओके। और एम्ब्रियोलॉजी में 12th क्लास में। प्लांट मॉर्फोलॉजी 11th क्लास में है आपको, और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी मतलब रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स ये आपको 12th क्लास में है, ओके। तो मतलब ये जो कंसेप्ट हम पढ़ने वाले हैं ये आगे भी आएंगे आपको 11th के चैप्टर्स में भी और 12th के चैप्टर्स में भी। इसलिए आपको ध्यान से, मैंने आपको पहले ही बोला है कि आप जो 11th के स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स पढ़ रहे हो उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, ये आपको आगे के चैप्टर्स में भी काम आएंगे कंसेप्ट, एज वेल एज 12th के चैप्टर्स में भी काम आएंगे। 11th पूरा पढ़ना चाहिए बहुत अच्छे से, 11th को प्रॉपर टाइम देना चाहिए। कुछ लोग 11th को रफली पढ़ते हैं कि अरे जल्दी से 12th का सिलेबस करते हैं, 12th बोर्ड वाला एग्जाम है, ऐसा है वैसा है। लेकिन जो 11th नहीं समझेगा वो 12th नहीं समझेगा। और नीट में 50% बायोलॉजी के क्वेश्चन 11th से आते हैं और 50% क्वेश्चन 12th से आते हैं, ध्यान रखो। और 12th भी 11th पर बेस्ड है, इसलिए 11th का राइट साइड में थोड़ा कट रहा है। क्या बेटा? तो राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट करो सर। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब Excuse me, sir, you can explain once again because of network connection I cannot hear you. ओके बेटा, तो कोटाइलेडन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ओके। कोटाइलेडन हमने कहा कि कोटाइलेडन एम्ब्रियो का पार्ट होता है, ठीक है। कोटाइलेडन के ऊपर एपिकोटाइल और कोटाइलेडन के नीचे हाइपोकोटाइल पार्ट होता है। तो जो एम्ब्रियो में 3 पार्ट्स होते हैं, ओके। जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोटाइलेडन। कोटाइलेडन का अबो जो पार्ट रहेगा उसको एपिकोटाइल और बिलो पार्ट जो रहेगा उसको हाइपोकोटाइल, ओके। एपी इट मींस अबो। तो एपिकोटाइल प्लूम्यूल बनाता है, प्लूम्यूल से आगे शूट बन सकता है जर्मिनेशन के बाद, ओके। प्लूम्यूल से शूट बन सकता है, मतलब स्टेम, लीव्स, ऊपर वाले पार्ट जो एरियल पार्ट है वो प्लूम्यूल से बनेंगे। व्हाइल जो हाइपोकोटाइल पार्ट है वो रेडिकल बनाएगा और रेडिकल से रूट बनते हैं, अंडरग्राउंड पार्ट बनेगा, रूट बनेगा, ओके। फिर कोटाइलेडन क्यों है? तो कोटाइलेडन एम्ब्रियो का पार्ट इसलिए है क्योंकि कुछ सीड्स में कोटाइलेडन फूड स्टोरेज का काम करता है। डेवलपिंग एम्ब्रियो को आगे फिर जब जर्मिनेशन होगा सीड का तो न्यूट्रिशन कोटाइलेडन प्रोवाइड करता है, ओके। तो कोटाइलेडन एम्ब्रियो का पार्ट है, व्हाइल कोट सीड का बाहर का पार्ट, ओके। तो कोटाइलेडन का नंबर कितना होगा? एम्ब्रियो में कितने कोटाइलेडन होंगे? 1 और 2, मैक्सिमम 2 कोटाइलेडन मिलते हैं, ठीक है। तो एम्ब्रियो में मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। तो अगर 1 हो कोटाइलेडन तो उसको हम बोलते हैं मोनोकॉट एम्ब्रियो, और अगर 2 कोटाइलेडन है एम्ब्रियो में तो डाइकॉट एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो सीड के अंदर है, इसलिए जिसमें मोनोकॉट एम्ब्रियो रहेगा उस सीड को हम मोनोकॉट सीड, और उससे बनने वाले सीडलिंग प्लांटलेट प्लांट को हम बोलेंगे मोनोकॉट प्लांट, ओके। और उसको मोनोकोटाइलेडनस क्लास में रखेंगे, मोनोकोटाइलेडनी। व्हाइल डाइकॉट एम्ब्रियो मतलब जिसमें 2 कोटाइलेडन है एम्ब्रियो में वो डाइकॉट एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो जिस सीड में होगा उसको डाइकॉट सीड, और उस डाइकॉट सीड को जर्मिनेशन के बाद में जो सीडलिंग बनेगा या प्लांटलेट बनेगा और प्लांट बनेगा उसको हम बोलेंगे डाइकॉट प्लांट, और उसको हम डाइकोटाइलेडन की क्लास में रखेंगे। डाइकॉट प्लांट को आप डाइकोटाइलेडनस प्लांट भी बोल सकते हैं, मोनोकॉट प्लांट को मोनोकोटाइलेडनस प्लांट भी बोल सकते हैं, ओके। तो मोनोकॉट प्लांट इट मींस सिंगल कोटाइलेडन, सिंगल कोटाइलेडन प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो में। वही डाइकोटाइलेडन क्लास के डाइकॉट प्लांट्स में 2 कोटाइलेडन्स, 2 कोटाइलेडन्स। अब आपको अगर एग्जैक्ट ऑब्जर्व करना है कि 1 है कोटाइलेडन या 2 है कोटाइलेडन एम्ब्रियो में, तो आपको तो माइक्रोस्कोप से एम्ब्रियो को देखना पड़ेगा, तब आप पता कर पाएंगे कोटाइलेडन का नंबर, ओके। लेकिन अगर आपको बाहर से पता करना हो कि आपके पास में सीड दे दी गई और किसी ने पूछ लिया कि ये लो सीड, अब बताओ ये मोनोकॉट सीड है कि डाइकॉट सीड है, और बिना माइक्रोस्कोप के बोला आपको,
आपको बोला है कि आपको डायरेक्टली फिजिकल एग्जामिनेशन से बताना है। ओके, आपको कोई अपरेटस नहीं दिया जा रहा है, माइक्रोस्कोप नहीं दिया जा रहा है। तो एक तरीका है जिससे आप बता सकते हैं कि सीड मोनोकॉट है या डाइकॉट है। ओके, तो लाइक मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स को भी मैंने दिखाया था, जिसे आप लोग को भी यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ। ओके, ये मेरे पास में यहाँ पर कुछ सीड्स है, दिख रही है क्या बेटा आपको? हाँ सर। ओके, कोई पहचान सकता है काय की सीड है? सर वाटरमेलन की शायद। हाँ, नहीं उसके जैसी दिख रही है बेटा, लेकिन वो है नहीं, वाटरमेलन की नहीं है। सर पपाया की। नहीं नहीं, पपाया की ऐसी रहती है क्या बेटा? पपाया की तो ऐसी ब्लैक व्हाइट कलर की कलर रहती है, ऐसी की। फूली हुई रहती है। नहीं नहीं नहीं, एप्पल भी नहीं है। आ, ये है, इसको हिंदी में बोलते हैं अलसी, एप्सिल, अलसी, और मराठी में बोलते हैं जवस, जवस। यस सर। सुना ओके है? सर। हाँ हाँ सर। यस सर। हाँ, इसका एक फायदा भी होता है खाने का, ये थोड़ी सी हीट प्रोड्यूस करती है बॉडी में, मतलब कि जिससे कि अगर किसी को अगर थोड़ा कफ वगैरह है, ठीक है, तो ये अगर खाता रहे तो उससे थोड़ा सा मतलब उसमें रिलैक्स मिलता है। बहुत सारे लोग इसको जो है मतलब डेली कंज्यूम करते रहते हैं, तो माउथ फ्रेशनर की तरह भी यूज करते हैं बहुत सारे लोग इसको। ठीक है, तो ये जो सीट थी, इसको अगर हमने प्रेस किया, तो इसको प्रेस करेंगे तो क्या ये इक्वल हाउस में टूटेगी क्या हमेशा? नो। फिर से दिखा देता हूँ ताकि आपको वहां पर कुछ आप देख करके पता कर सको कि क्या इस सीट को हम प्रेशर देंगे तो क्या ये इक्वल हाउस में टूटेगी क्या हमेशा? सर सर। नहीं टूटेगी। ओके, क्लियर? लेकिन अगर आपने एक पीनट, पीनट सीड है आपके पास में, ग्राउंडनट सीड है, मूंगफली का दाना है, शेंगदाना है, उसको अगर ब्रेक किया प्रेशर दे करके, टूटेगी वो। तो इक्वल हाउस में टूटेगी क्या? हाँ यस सर। गुड, यस सर। गुड बेटा, है ना, वो टूट जाएगी इक्वल हाउस में। अगर आपको अगर मटर, बटला, मटर का दाना दिया, उसको प्रेस किया, तो इक्वल हाउस में टूटेगा? टूटेगा। नहीं। यस सर। नहीं टूटेगा सर वो। टूटेगा, नहीं टूटेगा टूट सर। जाएगा, टूटता है बेटा, टूटता है। टूटता है सर। बटले, मटर, मटर का दाना लेकर के देखना बेटा, जो फ्रेश मटर हो। ओके, आजकल फ्रोजन मटर भी आती है, तो फ्रोजन को पहले आपको उसको नॉर्मल करना पड़ेगा। ओके, पानी में भिगो करके, लेकिन अगर आपने पी पॉड लेकर के आए, मटर की फली लेकर के आए मार्केट से, और फिर उस बटले को वापस छील करके फिर वापस उसका दाना जो है उसको अगर प्रेस किया, तो इक्वल हाउस में टूटेगा। ओके, आपके पास में ग्रीन ग्राम है, ओके, चने हैं, ओके, उसको प्रेशर दिया, छोला। वो भी टूटेगा। वो इक्वल हाउस में टूटेगा, यस सर। है सर ना? सर काफी टूटेगा। चना। चने की दाल, चने की दाल खाते हैं ना, तो वो दाल, दाल दो पार्ट्स में टूटी हुई रहती है ना, एक चना, एक पूरा होल। हाँ ओके, तो ऐसे बहुत सारे सीड है जिनको आप प्रेस करेंगे तो दो इक्वल हाउस में टूटेगी। तो जो दो इक्वल हाउस में टूट रही है थोड़ा सा प्रेशर लगाने पर, मतलब सारी पल्सेस जितनी भी दालें बनी है वो ऐसी सीड से बनी है कि जिनको प्रेशर लगा करके दो पार्ट्स में तोड़ा गया है। तो सभी दालें, ओके, पीनट, मटर, ठीक है, ये क्या है? ये डाइकॉट है, डाइकोटाइलेडनस, दो कोटाइलेडन है उनके एम्ब्रियो में, इसलिए प्रेशर लगाने पर वो दोनों कोटाइलेडन से वहां से ब्रेक हो गए। ओके, ब्रेक हो गए। लेकिन व्हीट, राइस, ओके, मेज, शुगर कैन, ये मोनोकॉट है। तो व्हीट, राइस, व्हीट, गेहूं, गेहूं को अगर आपने प्रेस किया, गेहूं का दाना लिया आपने, ओके, उसको प्रेस किया, तो क्या वो इक्वल हाउस में टूटेगा हमेशा? नो सर। नो सर। है ना? राइस को लिया आपने, राइस की सीड्स ली, राइस लिया, तो राइस के दाने लेने पर उसको अगर आपने तोड़ने की कोशिश की, तो क्या वो इक्वल हाउस में टूटेगा हमेशा? नो सर।
नहीं ना। तो ये क्या है, मोनोकॉट को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें सिंगल कोटाइलेडन है, इसलिए कोटाइलेडन कहीं से भी टूटेगा। दो कोटाइलेडन होते तो वो बीच में से टूटता, ओके, और दो पार्ट्स बनते। तो ये एग्जैक्ट मेथड नहीं है मोनोकॉट और डाइकॉट बताने की, लेकिन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके बेसिस पर आप बहुत सारी सीट्स के बारे में मोनोकॉट है या डाइकॉट है या क्लियरली आप पता कर पाओगे। अगर आपको याद नहीं है या फिर किसी ने बोला कि आप फिजिकली बताओ, बिना एपरेटस के बताओ कि ये मोनोकॉट सीड है या डाइकॉट सीड है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। दो एम्ब्रियो, दो कोटाइलेडन है एम्ब्रियो के अंदर, दो कोटाइलेडन है तो उसको अगर प्रेस करेंगे तो इक्वल हाउस में टूटने के चांसेस मोस्ट ऑफ द टाइम रहेंगे, ओके। लेकिन मोनोकॉट में ऐसा नहीं होगा, वो इक्वल हाउस में बार बार नहीं टूटेगा। इसकी एग्जांपल आप लिख सकते हैं जैसे मोनोकॉट के व्हीट, राइस, ओके, मेज, शुगर केन, ओके, ये सब मोनोकॉट है। मोनोकॉट को मेनली ग्रासेस बोलते हैं, ओके, मोनोकॉट को मेनली ग्रासेस बोलते हैं। जो बाम्बू हमने कहा ना, बाम्बू को बोला मैंने, तो बोला था बाम्बू ग्रास, मतलब वो भी मोनोकॉट है बाम्बू। आपको कोई प्लांट मोनोकॉट है या डाइकॉट है पता करना हो तो उसमें देखो कि वो डेवलप प्लांट हो, ओके, और डेवलप प्लांट का स्टेम देखो आप, अगर वो दुबला पतला रह गया, सुखड़ा रह गया, ओके, व्हीट, राइस या मेज, शुगर कैन, ओके, व्हीट राइस का तो बिल्कुल दुबला पतला रहता है स्टेम, हॉलो रहता है उनका स्टेम, अंदर से खोखला रहता है। और शुगर कैन, मेज, इनका सेवरल सेंटीमीटर तक जो है वो ठीक हो सकता है बस, ओके। लेकिन उसके कंपैरिजन में मैंगो का स्टेम, डेवलप मैंगो का स्टेम ठीक रहेगा, ओके। तो थिकनेस, लेंथ में तो हर कोई बढ़ सकता है प्लांट, तो लेंथ प्राइमरी ग्रोथ होती है और थिकनेस बढ़ना, गर्थ बढ़ना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर होता है ग्रोथ का, सेकेंडरी ग्रोथ, लेटरल ग्रोथ बोलते हैं इसको, ओके। तो ये ओनली डाइकॉट में और जिम्नोस्पर्म में हो पाती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। इसलिए इनके स्टेम को भी देख करके आप पता कर सकते हैं कौन सा प्लांट डाइकॉट है या मोनोकॉट है। तो जैसे मैंगो, नीम, पपाया, ओके, ऑरेंजेस, ये लेमन, ऐसे प्लांट एक्सेट्रा। ऐसे प्लांट आप देख सकते हैं जिनके स्टेम आपको ज्यादातर गर्थी दिखते हैं, उनको आप डायरेक्टली बोलोगे डाइकॉट, अगर उसमें फ्लावर आता है तो डाइकॉट, क्योंकि एंजियोस्पर्म में हम पढ़ रहे हैं मोनोकॉट और डाइकॉट। और ऐसे एंजियोस्पर्मी फ्लावरिंग प्लांट जिनके स्टेम, उनकी ग्रोथ होने पर भी, डेवलप हो जाने पर भी उनके स्टेम थीन रह जाते हैं, पतले रह जाते हैं, ओके, तो आप मोनोकॉट कहोगे। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जल्दी से, और किसी को कोई डाउट हो यहाँ तक तो जल्दी पूछ लो। डन बेटा, गुड। डन सर। गुड बेटा, ओके। ये मोनोकॉट और डाइकॉट, लेकिन मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ में भी एक डिफरेंस आपको पूछते हैं। मोनोकॉट की लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है एंड डाइकॉट की लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन। सबसे पहले तो वेनेशन क्या होता है, कोई बताएगा? लीफ वेनेशन। सर लीफ के बॉडी पे जो लाइन मार्क्स रहते हैं वो। ओके, ठीक है, बराबर बताया बेटा, लेकिन उसको हम टर्म देंगे वेन। तो वेन का अरेंजमेंट, वेन मतलब हमारी इसमें जैसे वेन है, आर्टरी एंड वेन है ब्लड का सर्कुलेशन करने के लिए, ब्लड को लाने ले जाने के लिए हार्ट के पास से, तो वहां पर जैसे आर्टरी और वेन हमारे पास में ब्लड वेसल्स है, वैसे लीफ के अंदर कुछ वेसल्स होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
जिनको हम वेन कहते हैं, लीफ। ओके, मोनोकॉट लीफ में पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब वेन का अरेंजमेंट को हम बोलते हैं वेनेशन। ओके, लीफ में वेन के अरेंजमेंट को बोलते हैं वेनेशन, और मोनोकॉट लीफ में वो पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन मतलब मोनोकॉट की लीफ के लिए ग्रीन कलर लेना पड़ेगा। ये अगर कोई मोनोकॉट है, इसकी लीफ इस मिल जाएगा। ओके, ऐसी कोई लीफ यहाँ पर नैरोअर लीफ रहती है मोनोकॉट की, और हर लीफ में एक बड़ी सेंट्रल वेन रहती है। ओके, बड़ी एक ट्यूब रहती है, सेंट्रल ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं मिड वेन या मिड रीप। ये मेन वेन है सबसे बड़ी, मिड रीप और मिड वेन। ओके, मिड रीप। अब इस मिड रीप के अलोंग दूसरी वेन्स किस तरह से अरेंजमेंट है, उसके बेसिस पर हम वहां पर वेन का अरेंजमेंट बताते हैं। तो ग्रासेस की लीफ में, मतलब मोनोकॉट की लीफ में, अब ये मिड रीप के अलोंग दूसरी वेन्स दिखाने के लिए मैं अलग कलर दिखा रहा हूँ। उसके अलोंग अगर उसके साथ साथ में पैरेलली अरेंज हो दूसरी वेन्स, उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। ओके, मिड रीप के पैरेलली प्रेजेंट है, इसलिए पैरेलल वेनेशन हो गया। समझ में आया क्या बेटा? ये किसी को डाउट है इसमें? नहीं समझ में आया? मिड रीप के पैरेलल वेन्स अगर होगी तो पैरेलल वेनेशन। डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। रेटिकुलेट वेनेशन, रेटिकुल मतलब रेटिकुल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा होगा आप लोगों ने 9th 10th में, यस सर। है ना? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनल रहता है जो नेटवर्क लाइक रहता है, और वो साइटोप्लाज्म के कुछ पार्ट को अपने अंदर कवर कर लेता है। तो उसके अंदर है, अंदर मतलब इनसाइड, इनसाइड के लिए हम टर्म यूज करते हैं एंडो, इनसाइड या विद इन के लिए एंडो टर्म यूज करते हैं। इसलिए जो साइटोप्लाज्म है वो अंदर है, अब इसलिए इसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो एंडोप्लाज्म को कवर करके रखा है रेटिकुल ने, कवरिंग ने, मतलब नेटवर्क ने, इसलिए उसको बोला गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सेल ऑर्गेनल को। तो रेटिकुल का मतलब होता है, रेटिकुलेट या रेटिकुल का मतलब होता है नेटवर्क या नेट लाइक, जाल जैसा, नेट लाइक। ओके, तो रेटिकुलेट वेनेशन मतलब नेट लाइक या नेटवर्क लाइक यहाँ पर वेनेशन होगा, वेन का अरेंजमेंट इस तरह से होगा। तो ये कोई डाइकॉट की लीफ हमने बनाई। डाइकॉट की लीफ में ये हमने मिड रीप बता दी, मतलब सेंट्रल, मिड, मेन वेन, मिड रीप। अब इस मिड रीप के पैरेलल होता तो पैरेलल वेनेशन, यहाँ पर डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन है, मतलब रेटिकुल मतलब यहाँ से निकल करके ये वेन, सेकेंडरी वेन्स रेटिकुल नेटवर्क बना रही है, जाल जैसा बना रही है। ओके, इस तरह से। देखा है आपने कभी किसी लीफ में ऐसा? यस सर। Yes, sir. उसको बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन, नेटवर्क लाइक, नेट लाइक। ये हो गया नेट लाइक, नेटवर्क लाइक मतलब रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकॉट की लीफ में मेनली नेटवर्क लाइक वेनेशन होता है। ओके, नेट लाइक मतलब रेटिकुलेट वेनेशन। ये एक और डिफरेंस है।
ये तो हो गया वेजिटेटिव पार्ट के बाद में। अब रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में, तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लावरिंग प्लांट है, यहाँ पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर, और फ्लावर में 4 वॉल्स होते हैं। फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स, 4 वॉल्स यहाँ पर मैक्सिमम हो सकते हैं। कौन कौन से 4 वॉल्स होते हैं वो? सबसे आउटर मोस्ट वॉल को हम बोलते हैं, सबसे बाहर वाले वॉल को आउटर मोस्ट वॉल, इसको बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स, और कैलिक्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेपल्स, ग्रुप ऑफ सेपल्स। ओके, तो जब आपने कोई फ्लावर देखा हो, ऑब्वियसली देखा ही होगा, बहुत सारे फ्लावर में स्टॉक जो होता है, पेडिसेल कहेंगे हम उसको आगे, जो पेडिसेल है रिसेप्टर है फ्लावर का, ओके, पेडिसेल स्टॉक है ना। जैसे आपने रोज को आप तोड़ते हैं तो रोज के साथ में जो ग्रीन कलर की डंडी आती है, वो स्टॉक जो आता है रोज के साथ में, वो पेडिसेल, ओके, तो पेडिसेल या स्टॉक, उसके ऊपर एक फ्लैशी, न्यूट्रिशियस फ्लैशी स्टेम का मॉडिफिकेशन प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं थैलेमस। और इस थैलेमस के साथ में ये चारों वॉल्स जुड़े रहते हैं। किसी किसी फ्लावर में 3 वॉल्स होते हैं, किसी किसी में 4 होते हैं, ओके, जरूरी नहीं कि सभी में 4 प्रेजेंट हो। तो थैलेमस के साथ जो सबसे पहले कांटेक्ट में यहाँ पर जो सबसे बाहर की तरफ फ्लावर का पार्ट है, फ्लावर के बाहर सबसे जो पार्ट है, फ्लोरल वॉल जो सबसे बाहर है, उस पार्ट को हम बोलते हैं बेटा सेपल, ओके, क्लियर? सेपल्स, तो ये ग्रीन कलर के जैसे आपको दिख रहे हैं सेपल्स, जैसे आप रोज में, गुलाब है आपके पास में, तो उसकी पंखुड़ियों के पास वहां पर पेटल्स के नीचे आपको ग्रीन कलर का वहां पर मिलेगा सेपल्स, ओके। ऐसे आप देखते होंगे, तो ये हमने कट किया है, थैलेमस को भी दिखा रहे इसके लिए, अदरवाइज आपको ये ऐसे ऐसे मिलता है वो सैंपल्स जुड़े हुए स्टॉक के साथ में। कुछ में तो ऊपर की तरफ होते हैं ऐसे। तो 3 और 5 के नंबर्स में ये ऐसे सैंपल्स होते हैं, ओके, ग्रीन कलर के। ये आउटर मोस्ट वॉल को सैंपल्स कहेंगे। यहाँ पर सैंपल्स के ग्रुप को, जितने भी सैंपल्स प्रेजेंट है 3 या 5, उनको एक साथ में हम कहेंगे कैलिक्स। तो सैंपल्स के ग्रुप को कैलिक्स, आउटर मोस्ट वॉल है, सेकंड वॉल, सेकंड आउटर मोस्ट मतलब इसके अंदर की तरफ, तो आउटवर्ड टू इनवर्ड जा रहे हैं। सेकंड आउटर मोस्ट वॉल, जो कैलिक्स के बाद में होगा, कैलिक्स के बाद में क्या होता है यहाँ पर? पिगमेंटेड पार्ट, यस, तो इसको हम बोलते हैं कोरोला, ठीक है। व्हाट इट इज, क्या कहेंगे बेटा इसको हम? कोरोला, ओके, नॉट करेला, करेला मत बोलना, ओके, इट इज कॉल्ड एज कोरोला। कोरोला क्या है? ये जो पेटल्स है, सेकंड नंबर पे क्या है? पेटल्स, ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम बोलते हैं कोरोला। मेनली पेटल्स कलरफुल होती है, और पेटल्स का कलर किसके कारण होता है बेटा? जैसे रोज है, तो आपके तो किसी के गार्डन में जो है वो ऑरेंज कलर का रोज होगा, किसी की इसमें पिंक कलर का होगा, किसी कोई व्हाइट कलर के भी लगाते हैं, कोई ब्लैक कलर के लगाते हैं। तो मेनली जो पिगमेंट बनता है, कलर जो बनते हैं पेटल्स के अंदर, किसी भी फ्लावर के पेटल्स के अंदर कलर जो बनता है, तो पेटल्स को कलर कौन देता है? क्या होगा जिसके कारण पेटल्स को कलर आता है? पिगमेंट, क्लोरोफिल। हाँ, ऑब्वियसली पिगमेंट है, बट क्लोरोफिल होता तो क्लोरा मतलब ग्रीन पिगमेंट आता है, तो फ्लावर की पेटल्स ग्रीन होती है क्या कभी? नहीं। फिर बेटा क्लोरोफिल तो ग्रीन पिगमेंट है।
तो यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट और ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स वहां पर होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। यहाँ पर क्रोमोप्लास्ट मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल जो ग्रीन कलर को छोड़ करके अदर कलर प्रोवाइड करेंगे, उनको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल। तो प्लास्टिड, प्लास्टिड प्रेजेंट होना प्लांट का कैरेक्टर है। और प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन प्लास्टिड जो लीव्स में और यहाँ पर सैपल्स में भी होंगे। ओके, यूजुअली ज्यादातर जो ग्रीन कलर की सैपल्स है तो उसमें तो ग्रीन कलर के लिए वहां पर होते हैं क्लोरोप्लास्ट जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवाते हैं। एक होते हैं व्हाइट कलर के ल्यूकोप्लास्ट जो फूड स्टोरेज के लिए होते हैं। और थर्ड होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब कलर, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर प्रोवाइडिंग। ऐसे प्लास्टिक जिनमें कलर प्रोवाइडिंग पिगमेंट्स हैं जो अलग अलग कलर प्रोवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ओके, एंथोसाइनिन होगा तो साइनो मतलब ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा। ओके, हाइपोएरिथ्रिन होगा तो रेड कलर प्रोवाइड करेगा। ऐसे तो जो जिस तरह का कलर होगा, जिस तरह के पिगमेंट ज्यादा होंगे कॉन्सेंट्रेशन में, वैसा कलर बनेगा। तो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के कारण पेटल्स का कलर होता है। क्रोमोप्लास्ट एब्सेंट होंगे तो व्हाइट हो जाएंगे पेटल्स। तो कोरोला, कोरोला के बाद में अब यहाँ पर ये दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर एसेसरी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट नहीं बना रहे हैं। तो मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन से होते हैं, उनको हम नाम देते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम मतलब कॉमनली हम इसको बोलते हैं स्टेमन। और स्टेमन में 2 पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। ओके, ये फिलामेंट, लॉन्ग स्लेंडर ट्यूब फिलामेंट, ये थैलेमस से जुड़ा रहेगा पार्ट। और इसके आगे होता है एंथर। और इस एंथर में, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनते हैं। और पोलन ग्रेन में, एक पोलन ग्रेन में स्टेमन, स्टेमन में 2 पार्ट है, फिलामेंट, ये लॉन्ग ट्यूब फिलामेंट। और जो बल्जी पार्ट है, स्वॉलन पार्ट है आगे का, वो है एंथर। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा, मेल गैमेटोफाइट। और पोलन ग्रेन में 2 मेल गैमेट्स होते हैं और दोनों के दोनों एक्टिव होते हैं। ओके, दोनों एक्टिव रहेंगे तो दोनों फर्टिलाइजेशन में हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, 2 मेल एक्टिव गैमेट्स। सेकंड, यहाँ पर लास्ट वाला पार्ट बचा है फोर्थ। ये जो फोर्थ पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। ओके, फोर्थ वाले पार्ट को हम टर्म देते हैं गाइनोशियम। एंड्रो मतलब मेल से रिलेटेड, गाइनो मतलब फीमेल से रिलेटेड, तो गाइनोशियम। गाइनोशियम को कॉमनली बोलते हैं हम पिस्टिल और कार्पेल। पिस्टिल और कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। पिस्टिल और कार्पेल को हम इस तरह से बनाते हैं, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। ओके, पिस्टिल या कार्पेल में स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी होता है। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। ओव्यूल को हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम का मतलब जिसमें स्पोर बनेगा। तो मेगास्पोरेंजियम में कौन सा स्पोर बनेगा बेटा, माइक्रोस्पोर बनेगा कि मेगास्पोर बनेगा? मेगास्पोर। मेगास्पोर, मेगास्पोरेंजियम है ओव्यूल, तो मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल में मेगास्पोर बनेगा, मेगास्पोर बनाएगा ये। और मेगास्पोर फिर आगे फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करेगा। फीमेल गैमेटोफाइट को हम यहाँ पर एम्ब्रियो सैक कहेंगे। और एम्ब्रियो सैक में फिर एक सेल होती है। ओके, तो 2 मेल गैमेट है और एक सेल है, फीमेल गैमेट एक ही है। ओके, यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म बताते हैं।
डन बेटा। ओके, अब आपको पता चल चुका है कि एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और उसके अंदर पोलन ग्रेन बनेंगे और पोलन ग्रेन के अंदर दो मेल गैमेट्स हैं। गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसमें ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट और उस एम्ब्रियो सैक में एक ही मेल गैमेट है। ओके, तो एंजियोस्पर्म के इसके बेसिस पर दो कैरेक्टर होते हैं, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, मतलब जिसके बेसिस पर आप दूसरे प्लांट से एंजियोस्पर्म को अलग कर सकते हैं। ऐसे कैरेक्टर जो ओनली एंजियोस्पर्म के हैं, किसी और प्लांट के नहीं होते। अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म में वो एब्सेंट होते हैं दोनों कैरेक्टर। तो टू डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ एंजियोस्पर्म आर, फर्स्ट कैरेक्टर है 7 celled 8 nucleated फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट कैसा रहता है? 7 सेल्स का, लेकिन 7 सेल्स में कितने न्यूक्लियाई है बेटा? कितने न्यूक्लियाई हैं? 7 सेल्स में कितने न्यूक्लियाई हैं? अरे ये कितना लिखा है? 8 nucleate. 8। 7 सेल्स में 8 न्यूक्लियाई। ओके, सेल्स है 7 और न्यूक्लियाई 8, बहुत नाइंसाफी है। तो कैसे वहां पर होगा ये 7 सेल न्यूक्लिएटेड? तो ये स्पेशल टाइप का फीमेल गैमेटोफाइट, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट को एंजियोस्पर्म में नाम देते हैं एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक स्पेशल टाइप का होता है, जिसमें 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। पहला कैरेक्टर जिसको एक्सप्लेन करेंगे। दूसरा कैरेक्टर डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है, क्योंकि हमने देखा था कि 2 मेल गैमेट एक्टिव है, लेकिन डबल फर्टिलाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा उसका भी रीजन देखेंगे, क्योंकि एक ही फीमेल गैमेट है, 2 मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, अगेन नाइंसाफी। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर। तो फर्स्ट जो 2 डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर, उनमें से सबसे पहला हमने कहा एम्ब्रियो सैक। एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सैक 7 सेल 8 न्यूक्लिएट कैसा होता है, ये हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, ये एम्ब्रियो सैक का आउटर कवरिंग। इसमें 12th क्लास में आप जब पढ़ोगे कि कैसे बनता है एम्ब्रियो सैक, तब वहां पर हम ओव्यूल के अंदर 2 पार्ट, 2 पोल रिप्रेजेंट करेंगे, एक चैलेजा की तरफ का और एक माइक्रोपाइल की तरफ का। अभी बस ये टर्म आपको सुनना है, आपको आएगी नहीं अभी 11th में, 12th क्लास में। ओके, क्योंकि तब आपको पूरा ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा। इस चैलेजर एंड की तरफ यहाँ पर 3 सेल्स होती है, मतलब एक एंड पर 3 सेल्स है। इन तीनों सेल्स को हम बोलते हैं, 3 सेल्स को एंटीपोडल सेल्स। तो एंटीपोडल सेल्स या एंटीपोडल्स, एंटीपोडल सेल्स का नंबर कितना है? 3। ओके, तो 3 सेल हो गई और हर एक में एक एक न्यूक्लियस दिखाया हमने, 3 न्यूक्लियाई हो गए। 7 सेल्स में 8 न्यूक्लियाई बताए। दूसरा पोल जिसको हम 12th क्लास में माइक्रोपाइल बोलेंगे, उसमें यहाँ पर 2 सेल्स है और दोनों में एक एक न्यूक्लियस है। इन दोनों सेल्स को हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। दूसरे पोल पर जो प्रेजेंट है उनको बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स। इन सिनर्जिड सेल के साथ में एक सेल कांटेक्ट में रहती है, एक सेल, सिंगल सेल है ये, एक सेल। ओके, एक मतलब फीमेल गैमेट। एक सेल और सिनर्जिड सेल, इन दोनों को मिलाकर के हम नाम देते हैं एग एपरेटस। तो एग एपरेटस में टोटल 3 सेल्स हैं, जिसमें से 2 है सिनर्जिड और एक है फीमेल गैमेट एक। तो 3 + 3 6 सेल्स हो गए और 6 न्यूक्लियस है। अब कितनी सेल्स बची? कितनी सेल्स बची बेटा?
एक। अरे एक ही बची ना, क्योंकि गुड, क्योंकि हमने क्या कहा था बेटा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड, तो 6 सेल तो हमने दिखा दी, 3 एंटीपोडल्स दिखा दी और 3 एक एपरेटस की सेल बता दी। तो अब बची एक सेल और 2 न्यूक्लियाई। तो क्या होता है कि इधर 4 न्यूक्लियाई और इधर 4 न्यूक्लियाई होते हैं दोनों पोल पर। एक एक पोल से एक एक न्यूक्लियस, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, इस पोल से एक न्यूक्लियस, इस पोल से दूसरा न्यूक्लियस। ये 2 न्यूक्लियाई आकर के यहाँ पर सेंटर में आ जाते हैं, फ्यूज नहीं हुए लेकिन दोनों, तो ये n+n बचे हैं, 2n नहीं हुआ, ये n और ये n+n है। इन दोनों न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, दोनों पोल से आते हैं सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई, और इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन बन जाती है, और इस सेल को हम फिर एक नई सेल वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसे हम कहते हैं सेंट्रल सेल। इस सेल को हम कहते हैं सेंट्रल सेल। तो सेंट्रल सेल हो गई 1, लेकिन उसके अंदर n+n कंडीशन है, 2 न्यूक्लियाई हैं। इस तरह से हो गई टोटल 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियाई। ओके, ये एम्ब्रियो सेल। अब डबल फर्टिलाइजेशन कैसे? तो पहला फर्टिलाइजेशन होता है जब पहला मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट एक के साथ में फ्यूज होता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हुआ, ये नॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो गया। ट्रू फर्टिलाइजेशन, इसमें जाइगोट बनेगा, n+n, ये हो गया 2n। लेकिन दूसरा भी मेल गैमेट एक्टिव है, सेकंड मेल गैमेट, उसको भी बुरा लगेगा। ओके, वो बोलेगा मैं भी एक्टिव हूँ, मुझे भी फ्यूज होना है। लेकिन फीमेल गैमेट बचा क्या? एक ही फीमेल गैमेट था, तो पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ में फ्यूज हो गया, ये सिनर्जी डीजनरेट हो जाती है तब तक, तो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब दूसरा मेल गैमेट के लिए फ्यूज होने के लिए आगे की सेल है सेंट्रल सेल, ये फीमेल गैमेट नहीं, ये वेजिटेटिव सेल है, बॉडी की सेल है एम्ब्रियो की। इस तरह से वेजिटेटिव सेल के साथ में फ्यूज हो रहा है, जर्म सेल जर्माइनल सेल के साथ में नहीं, गैमेट के साथ में नहीं, इसलिए ये सूडो फर्टिलाइजेशन है, फॉल्स फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और इसमें सेंट्रल सेल के साथ में फ्यूज होगा सेकंड मेल गैमेट। सेंट्रल सेल में n+n कंडीशन है, 2 न्यूक्लियाई है, यहाँ पर 1 2 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होंगे, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं, 3 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। और यहाँ पर n फ्यूज होकर ये 3n सेल बना लेगी, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं इसको PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, तो 3n होती है। ओके, इस तरह से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, जिसमें से पहला वाला नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जाइगोट बना, सेकंड वाला सूडो फर्टिलाइजेशन वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन, इसमें वेजिटेटिव सेल ने फर्टिलाइजेशन किया और 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए, इसलिए ट्रिपल फ्यूजन भी उसको कहते हैं। ये डबल फर्टिलाइजेशन, ये एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, किसी को डाउट है तो जल्दी पूछ लो। फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है ना एंजियोस्पर्म का? यस बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन यूनिक कैरेक्टर है ना इनका? यस बेटा, यूनिक कैरेक्टर है, डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है, दूसरों में नहीं मिलता। यस सर, थैंक यू सर। ओके, स्क्रीनशॉट हो गया बेटा? यस सर। सर इसमें पोलन ग्रेन कहाँ से आता है? बेटा पोलन ग्रेन पॉलिनेशन से, एंथर से जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तब उस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा के ऊपर आएगा, जो हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पढ़ा, गाइनोशियम, कार्पल पिस्टिल, उसमें 3 पार्ट्स लिखे थे हमने, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो ऊपर स्टिग्मा के ऊपर एडर करेगा पोलन ग्रेन, और पोलन ग्रेन के अंदर 2 मेल गैमेट है, तो पोलन ग्रेन पोलन ट्यूब बनाता है जो स्टिग्मा एंड स्टाइल को पियर्स करती है। ओके, और वो पहुंचती है एम्ब्रियो सैक तक। ओके, और उस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमेट है, और जब यहाँ पर पहुंचेगा
तब यहाँ पर बर्स्ट हो जाएगी पोलन ट्यूब और उसमें से 2 मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में एंटर करेंगे। पहला एक को फ्यूज करेगा और दूसरा सेंट्रल सेल को फ्यूज करेगा। क्लियर बेटा? यस सर। ओके, अब इसमें आपको एनसीईआरटी में एक डायग्राम दिया है लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म, ओके, जिसमें स्पोरोफाइट मतलब कि रूट, स्टेम और लीव्स वाला एक प्लांट दिखाया गया है। फिर उसमें जब फ्लावर आता है तो फ्लावर के अंदर एंड्रोशियम और गाइनोशियम, एंथर, एंथर से फिर एंथर के अंदर पोलन ग्रेन बनेगा माइक्रोस्पोरेंजियम में, ओके, माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर बनेगा, माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनेगा और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स हैं, उसमें पोलन ट्यूब टर्मिनेशन होगा। ऐसा ही गाइनोशियम, गाइनोशियम में ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलते हैं इसलिए उसमें मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक मतलब फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा और फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक में एक ही पोलन ग्रेन, एक ही एग है, ओके। फिर उसका फ्यूजन होकर के जाइगोट और एंडोस्पर्म, जाइगोट सीड के अंदर, जाइगोट और एंडोस्पर्म सीड के अंदर बनेंगे, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर उस सीड को सोविंग करेंगे तो सीड के जर्मिनेशन से वापस से एंजियोस्पर्मिक प्लांट बनेगा। तो ये डायग्राम आपको लाइफ साइकिल का एनसीईआरटी में है। अब लास्ट वाला पोर्शन पढ़ते हैं, तो आप लोगों को वो एनसीईआरटी से कॉपी करना है, आज क्लास के बाद में कॉपी करना है, ओके। आपके इसमें ड्रॉ होना चाहिए, वो मैं आपकी कॉपी जब चेक करूंगा तो उसमें भी होना चाहिए और आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। वो एग्जाम में भी उसी डायग्राम से रिलेटेड मैं एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा, ओके, ये ध्यान रखना, इसलिए आपको बनाना जरूरी है। होमवर्क है वो आपके लिए, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म एनसीईआरटी में दिया है, तो आप डायग्राम बनाएंगे। अब लास्ट पार्ट है इसमें लाइफ साइकिल पैटर्न, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा, आपको ध्यान रखना। लास्ट यहाँ पर चैप्टर का हेडिंग लिखो लाइफ साइकिल पैटर्न। तो हमने ऑल 5 डिविजन्स को पढ़ा बेटा, अलगी टू एंजियोस्पर्म को, और उनकी लाइफ साइकिल में हमने देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट 2 स्टेजेस आती है, ओके। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड स्टेज है एंड स्पोरोफाइट डिप्लॉइड स्टेज। डोमिनेंट होती है, किसी में स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है। हाँ बेटा, इसी में गैमेटोफाइटिक स्टेज और स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होती है ना, अलग अलग। हाँ बेटा, बराबर है मिति, ओके। तो जैसे हमने देखा था अलगी, अलगी में डोमिनेंट स्टेज थी, वहां पर गैमेटोफाइटिक, जाइगोट कुछ ही टाइम पीरियड के लिए बन रहा था, जाइगोट बना और इमीडिएटली मियोसिस हो जाता था। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में भी हमने देखा था, ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइटिक मेन स्टेज थी, ओके, मेन प्लांट बॉडी थी, लेकिन स्पोरोफाइट भी वहां पर आता है लंबे टाइम पीरियड के लिए। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइटिक मेन प्लांट बॉडी होती है, लेकिन गैमेटोफाइट भी बहुत टाइम पीरियड तक के लिए अपना अलग से वहां पर ग्रो कर सकता है, इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, ओके। अभी हमने जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म पढ़े, उसमें स्पोरोफाइटिक स्टेज हमको प्लांट पूरे बहुत टाइम तक दिखते हैं और उनके ऊपर पोलन ग्रेन बहुत कम टाइम पीरियड के लिए आते हैं। तो लाइफ साइकिल में कौन सी स्टेज, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड स्टेज कितने टाइम पीरियड के लिए मिलती है, उसके बेसिस पर 3 तरह के लाइफ साइकिल पैटर्न है। ऐसे प्लांट जिनमें हैप्लॉइड स्टेज, यस बेटा, सर दूसरी क्लास का टाइम हो गया है सर। दूसरी क्लास का टाइम हो भी गया? कितने बजे होती है दूसरी क्लास? आज 5:25 को है ना टाइमिंग, 5:25 को है ना, तो 5 मिनट प्रॉपर। नहीं सर, 5:20 को है सर ने मैसेज। सर मैसेज भी आ गया। ओके सर ओके अभी ओके, 20 अभी हो गया। अभी 5:20 हुआ और अभी मैसेज आया। नहीं सर, पहले ही आ गया था। ओके बेटा, ओके, कोई बात नहीं, 2 मिनट बस, 2 मिनट ध्यान से सुन लो, फिर हो जाएगा। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न मतलब हैप्लॉइड स्टेज यहाँ पर ज्यादा लाइफ स्पैन में मिलेगी, मोर देन 90% पार्ट ऑफ लाइफ स्पैन
अगर हैप्लॉन्टिक स्टेज अगर कवर करती है, हैप्लॉइड स्टेज कवर करती है, तो उसको हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। ये किसमें मिलेगा? मोस्ट ऑफ द एल्गी में। ओके, मोस्ट ऑफ द एल्गी में मिलेगा। मोस्ट ऑफ द एल्गी में क्या होता है? जाइगोट जब भी बनता है डिप्लॉयड स्टेज वाला, तो जाइगोट बनते से ही मियोसिस हो जाती है। ओके, मियोसिस हो जाएगी तो हैप्लॉइड सेल बन जाएगी वापस से। ओके, और ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फिर जब तक गैमेट बनाते हैं तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड रहेंगे। तो जाइगोट बहुत ही कम टाइम पीरियड के लिए आता है, बस जाइगोट फ्यूजन के बाद में बना और डिवीजन हो जाता है। लेकिन सभी अलगी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल नहीं होती, हम कुछ एक्सेप्शन लिखेंगे दूसरों में। दूसरा लाइफ साइकिल पैटर्न है बेटा डिप्लॉन्टिक। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पैटर्न मतलब जिनमें लाइफ स्पैन में ज्यादातर पार्ट किसका रहेगा? डिप्लॉयड स्टेज का, स्पोरोफाइटिक स्टेज का। ओके, डिप्लॉयड स्टेज का मोर देन 90% पार्ट वहां पर रहेगा। स्पोरोफाइट ज्यादा देर तक रहेंगे, गैमेटोफाइट जैसे पोलन ग्रेन है कम ही टाइम पीरियड तक। इनमें ऑल एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट जो अभी हमने पढ़े, ऑल जिम्नोस्पर्म, ओके, ऑल एंजियोस्पर्म, ऑल जिम्नोस्पर्म, और एक अलगा है यहाँ पर फ्यूकस। फ्यूकस इस अलगा में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मिलता है, ये ध्यान रखना स्पेशली। और लास्ट पढ़ रहे हैं अभी हम पॉइंट इस लेक्चर का, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इसका मतलब है कि इसमें हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों स्टेजेस अच्छे खासे टाइम पीरियड के लिए आती है। ओके, दोनों स्टेजेस मिलती है। तो हैप्लॉइड स्टेज एज वेल एज डिप्लॉइड स्टेज लॉन्ग लीव होती है। ओके, कोई शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए नहीं आती है, लंबे टाइम पीरियड के लिए आती है दोनों भी। तो दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हमने लिखा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। ये किसमें होता है? ब्रायोफाइट्स में एंड टेरिडोफाइट्स में। तो ऑल ब्रायोफाइट्स, ऑल टेरिडोफाइट्स। ओके, लेकिन कुछ अलगी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज भी दिखती है। कुछ अलगी, इनके एग्जांपल आप याद रखो, वो आपको एग्जाम में आते हैं, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया। ओके, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसिफोनिया। ओके, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ये हो गया आपका लाइफ साइकिल पैटर्न का भी पार्ट कंप्लीट। इसके 3 डायग्राम एनसीईआरटी में है, वो भी आप लोगों को होमवर्क है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा। तीनों डायग्राम आप लोग देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कल के दिन डाउट क्लास में आप लोग पूछ लोगे। ओके, यहाँ तक का पूरा सिलेबस आपको टेस्ट में आने वाला है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ओके बेटा, ठीक है, तो यहाँ तक का पूरा पोर्शन आपको आएगा। दोनों डायग्राम आप लोगों को वहाँ पर एनसीईआरटी में से बनाने हैं, लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म वाला, और ये लाइफ साइकिल पैटर्न के हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक के जो लाइफ साइकिल हमने पढ़ी है, सभी में पढ़ चुके हैं, बस उसके डायग्रामेटिकली वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, तो आपको एनसीईआरटी से बनाना है। और उसके ऊपर क्वेश्चन 100% आएंगे दोनों डायग्राम के ऊपर। ओके, ध्यान रखना। ठीक है, बाय बेटा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक अपने संडे की एग्जाम के लिए। सबको 200 से ऊपर ही मार्क्स आना चाहिए। बाय सर। थैंक यू बाय सर। बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा। कोई डाउट हो तो कल के दिन डाउट क्लास रहेगी। बाय बेटा।